मैं हूं कमर शीमाम। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ पर्सनालिटीज़ प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं और साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। आप दोनों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और आज मैंने सोचा, इससे पहले हमने एक डिस्कशन की 75 इयर्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और हमने उसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया। और बेसिकली तो मकसद इस सारी तारड़ साहब को और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के साथ बैठने का मकसद ये है कि हम अपने वो जो गलतियां हैं उनको हाईलाइट कर सकें और एक अच्छा मुस्तकबिल जो है उसके बारे प्लान कर सकें, चीज़ें जो है वो तय कर सकें, कंक्लूड कर सकें कि हमसे कहाँ पे क्या कोताहियाँ हुई और कहाँ पे हमारी मंजिल है और हमने कहाँ पे जाना है। तारड़ साहब और डॉक्टर इश्तियाक साहब, सबसे पहले तो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। साजिद ताड़र साहब के साथ लास्ट टाइम भी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई थी और बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड टू हैव दिस पैनल टू डिस्कस। My pleasure is all mine, Dr. Sahab. मेरे ਤੁਸੀਂ if you personally ask me, you are my mentor. बस And it's my honor, matter of fact, it's my honor. ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰਮ ਵਨ ਅਨਦਰ। नहीं ਇਸ हजूर, ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल हजूर, सही, बिल्कुल सही। your passion for Pakistan, your research for Pakistan, it is very admirable. It's very थैंक यू admirable. सर, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर। मैं सर पहले बात करना चाह रहा हूँ कि आज वैसे ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह थी। पाकिस्तान के 75 साल तो हैं। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का राज है और जैसे आप कहते हैं, हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मैंने बात करनी है ड्रीम ऑफ पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान का ये ड्रीम था? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तारड़ साहब से शुरू करें। तो मैं जो है वो तारड़ साहब से शुरू करूंगा। और तारड़ साहब, ये बताएं कि क्या था ड्रीम पाकिस्तान का? ये ख्वाब जो था वो ये था कि जो 1975 1947 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा, और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि जिसका जो काम होता है वो काम नहीं कर रहा और कुछ और काम कर रहा है। दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं। हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए तारड़ साहब? जी साहब, थैंक यू। आपने जो सवाल किया है उस पर तो खैर किताबें लिखी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने लिखी भी हैं किताबें इस पे। लेकिन मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ दे वर अचीव्ड, व्हाट आर द फंडामेंटल इश्यूज इन द बिगिनिंग। अब मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त टू नेशन थ्योरी दी गई, पाकिस्तान के ख्वाब में शामिल किया गया कि हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं जो कि हालांकि सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई एक जीना मरना था, लेकिन एक इशू बनाया गया टू नेशन थ्योरी का। उसकी फाउंडेशन के ऊपर आपने लैंड ऑफ द प्योर्स की फाउंडेशन रखी। लेकिन यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि जो फंडामेंटल गलतियां शुरू से हुई हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि इस मूवमेंट का आगाज बंगाल से हुआ, जिसको आपने पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं किया। बंगालियों को आपने 1947 से तय दिल से you saw them as a second class Muslim, second class citizens, and you determined in 1952 when you stopped their linguistic rights. बंगला को जब आपने रिफ्यूज किया, you laid the foundation for separation. दूसरा, उसमें आज तक ये नहीं कभी देखा गया किसी ऐसी सेपरेशन में कि आप अपने, अगर टू नेशन थ्योरी कामयाब थी तो आपने एक मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में क्यों छोड़े, वो वहां पे क्यों रह गया। ये दूसरा इशू। तीसरा इशू ये था कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क आपने देखा है कि जिसका एक हिस्सा यहां हो और दूसरा हिस्सा आप एनिमी टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाके उसको डिफेंड करना हो। आपने फिर आपने उसको और तीसरी रुकावट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपने नारा लगाया मजहब का। आपने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने हाउ यू स्टार्ट बिहेविंग। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है, वहां पे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन के पास थी, सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे। और जब पाकिस्तान 1947 में बना तो वो सारे हिंदू जब शिफ्ट करके भारत हिंदुस्तान चले गए, तो वहां जब एक क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था। सो यू नेवर ट्राई टू मैनेज इट। आपने क्वेश्चन किया है क्या ख्वाब हमने अचीव किया, वो क्या उसको करने की कोशिश की, तो दोनों जीरो, दोनों नेगेटिव। आपने कहा कि आए आपको इस्लाम दिया जाएगा, आपने धोखा दिया। आज भी आप उनको मुहाजिरीन कहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। आप उनके साथ रिश्तेदारियां नहीं करते, आप उनके साथ बिजनेस नहीं करते। दे आर स्टिल सफरिंग इन पाकिस्तान। बल्कि उसको ज़ियाउल हक साहब ने कैश करा के MQM बनाया और उसको आज भी आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
आपने MQM को एक वेपन के तौर पे बनाया और वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये मेरा जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है ये सारी। उसकी वजह ये है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सिफारिश लाओ या पैसा लाओ। सो दिस इज ड्रीम जो है मेरी नजर में, इट वाज अ ड्रीम, वाज अ वंडरफुल ड्रीम। ड्रीम अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपने 1947 से इसको आपने इस पौधे को पानी नहीं दिया। बल्कि मैं समझता हूं, बल्कि मैं आजकल डॉक्टर साहब जो कि मैं समझता हूं कि एक नॉलेज के समुंदर है, हम तो वी आर स्टिल स्टूडेंट ऑफ इट। इनकी आइडियोलॉजी है, और जो मैं उसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी दूंगा कि द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ फियर टू स्टॉप द सोशलिज्म मूविंग फ्रॉम रशिया। उसकी वजह यह है, जब आपका पहला दौरा अमेरिका का हुआ लियाकत अली खान का, तो वॉशिंगटन डीसी के जब अंदर यहाँ पे डिस्कशंस हुई थी तो डिस्कस किया गया था ये, इसको एज ए, आपने उस वक्त पैसे मांगे थे इनसे और आपने कहा था कि socialism is not aligned with Islam. Please fund us so we can stop the socialism because we are Muslims. We are Muslims. So the बात ये है कि अगर this was the ideology to create Pakistan to stop the socialism, तो क्या ये आप वो भी करने में कामयाब हुए? आपने अफगान जंग तो लड़ी है, ठीक है, आपने 75 साल बाद उस आइडिया को अमेरिकन फंडिंग के साथ आपने उसको रोका है, लेकिन इज देयर एनी जस्टिफिकेशन? आज की सिचुएशन, बाद में इससे आगे 2 चीजें करना चाहूंगा चीमा साहब। 2 चीजें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी जो कौन सी है, वो पीटीआई। आज के हिसाब से अगर इलेक्शन कराया जाए तो देयर इज नो क्वेश्चन इन माय माइंड के 2/3 मेजोरिटी के साथ वो आ जाएंगे। ठीक, इट वाज एक्सपेरिमेंट डन बाय एस्टेब्लिशमेंट। अब आप उसको वो ओन नहीं कर रहे, या ओन कर रहे हैं, या ओन हो नहीं रहा उनसे, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन उस बंदे का माइंडसेट मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि व्हाट इज, एंड दिस इज हाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान ये है कि आज भी बिलावल भुट्टो साहब यहां पे आए हैं, $200 मिलियन दिया गया है फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। उनमें से मैं ये बताना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं हुआ है। 2000 में और 2020 में $25 मिलियन दिया गया जमहूरियत के फरोग के लिए। ये जमहूरियत है। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो कि इस वक्त फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कंसिडर होता है, उसका माइंडसेट क्या है? उसके माइंडसेट में उसने आज सबसे बड़ा क्लेम यह किया है कि बाजवा साहब हैड अ डील विद द जरदारी साहब एंड डील विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। उसकी भी चीजें बाहर आ रही हैं कि वो डील सिर्फ इसलिए की गई थी पीडीएम को नाकाम करने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ था, उस डील के जरिए नैब के केसेस इस्लामाबाद से कराची शिफ्ट हुए थे और पीपीपी ने पीडीएम छोड़ दी थी, और बेनिफिशियरी कौन था? तो मिस्टर हैंडसम। अब आगे उससे मैं चलना चाहूंगा कि खान साहब ने आज कहा है, कन्फेशन किया है, जो वीडियोज उनकी ऑडियोज आई हैं, उन्होंने कहा है कि एक दूसरे के गुनाह के ऊपर पर्दा डाला जाता है। फिर आज उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आईएसआई को करप्शन के लिए रोकना चाहिए। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आप टेक्नोक्रेट्स को, शौकत अजीज साहब को वापस ले आए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। This is the future of Pakistan. This is kind of democracy he has in his mind, and with the $200 million going to Pakistan, what do you think? Americans, they are deaf, they are not watching and listening what is going on. मेरी समझ से बाहर ही है, और इन्हें पता है ये पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा, लंदन और दुबई पहुंच जाएगा। पाकिस्तान ने तो नेट लगा रखा है दुबई में और लंदन में, डॉलर यूरो तो जाने नहीं देते वहां पे। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा मुझे इशू इस वक्त नजर आ रहा है कि आपके दहशतगर्दी ने इस्लामाबाद I-10-4 के अंदर अपना निशान छोड़ा है। आज की बीबीसी की खबर है कि कहान के अंदर 5 जवान शहीद हुए। कहान में, क्वेटा में दस्ती बम का धमाका हो चुका है। अमेरिकन एम्बेसी ने आज ट्रैवलर एडवाइजरी इशू कर दी है, अपनी एम्बेसी को हुक्म दिया कि मैरियट इस्लामाबाद के अंदर आपने नहीं जाना। मैरियट इस्लामाबाद, दिस इज व्हाट द अमेरिकन एम्बेसी इज टॉकिंग टू देयर एम्प्लॉइज। और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपके वजीर दफा ने आज कहा है कि केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ माल बनाने में बिजी है। दे हैव रिजेक्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ दिस इशू ऑफ दहशतगर्दी।
टीटीपी के मोहम्मद खुरासानी जो है मकरान डिवीजन के अंदर, पंचगौर के अंदर, नोशकी के अंदर दे आर एक्टिव, लेकिन एक भी खबर नहीं है पाकिस्तान किसी न्यूज चैनल पर। किसी जगह पे नहीं बताया जा रहा कि अफगान और टीटीपी आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं। हर चीज को दबा दिया जाता है। वजह यह है कि जो अदारे जिनका कौम की हिफाजत की जो तनख्वाहें लेते हैं कौम की हिफाजत पे, वो नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली के पीछे पड़े। दुख की बात यह है कि वो परवेज लाई, मूनस लाई, शुजात के लिए उनके फोन टेप कर रहे हैं। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी नहीं है बॉर्डर्स पे, उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि I-10-4 में ये क्या हुआ है, इसका हमने कहां जाना है इसको लेकर। अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट आई सम अप। और खासकर इसी हवाले से ये मैंने जो आखिरी दो तीन आपको चीजें बताई हैं, मेरा ये ओपन क्वेश्चन बल्कि चीमा साहब 22 करोड़ 23 करोड़ पाकिस्तानियों से है। आर यू लिविंग इन अ लैंड ऑफ प्योर्स? आर यू प्योर? मेरा ये क्वेश्चन है मुहाजिरीन से, जिनके बच्चों को, भाइयों माओं को रास्ते में रेप होकर और कत्ल होकर यूपी से और पंजाब से आए थे। क्या आपको पाकिस्तान मिला है? कोई आपको पाकिस्तान बना के दे सकता है? मेरी ये मिन्नत होगी कि आपने 75 साल तो पाकिस्तान नहीं बनाया, चले आज ही शुरू कर लें ये दिस आइडियोलॉजी कि चले बन गया पाकिस्तान, ठीक है, लैंड ऑफ द प्योर। और यार इसको सोचो तो सही कि हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज आवर डायरेक्शन। ये मेरे ख्याल में तो जो आपने सवाल किया था उसका मेरा जवाब जो है चीमा साहब, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। वी हैव फेल्ड मेकिंग इन लैंड ऑफ प्योर्स एंड वी आर कंटिन्यूअसली फेलिंग इट। I don't see any future. I'm a very optimistic kind of person. मायूसी गुनाह होती है, लेकिन इस वक्त मैं अपनी मादरे मिल्लत की वजह से मायूस हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव है। डॉक्टर साहब आप बताएं, तारड़ साहब तो कह रहे हैं मैं मायूस हूँ। जो ड्रीम ऑफ पाकिस्तान था, स्टार्टिंग इट्स फ्रॉम स्क्रैच, जो है वो हमने सोचा क्या था और कहाँ पहुँचे हैं। 220 मिलियन का मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, अवाम के अंदर यूथ मौजूद है, होप मौजूद है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। जो जिसे वो कहते हैं ना कि ठीक है, चैलेंजेस ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात देखे लेकिन टर्न अराउंड किया। आप कैसे देखते हैं? व्हाट वाज द ड्रीम एंड वेयर वी हैव रीच्ड, एंड कैसे आगे जाएंगे इन हालात के साथ? ज़रा हमें थोड़ा डिटेल में बताएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और साजिद तारड़ साहब की तवील एक्सप्लेनेशन से 100% तो मेरी एग्रीमेंट है। तो जो बातें वो कर चुके हैं मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज आई एंडोर्स ऑल हिज ऑब्जर्वेशंस। सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा इसको हम प्रॉब्लमेटाइज करें। जैसे साजिद भाई ने भी कहा कि ये टू नेशन थ्योरी अपनी जगह एक क्वेश्चनेबल आइडियोलॉजी थी, जिसमें हिंदुस्तान के जो बासी थे उनको मज़हब की बुनियाद पे कम से कम 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया कि ये मिलके एक जगह नहीं रह सकते। चलो लेट्स से कि दिस वाज द बेसिस जिस पे पाकिस्तान डिमांड किया गया। और मैं यूं कहूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड एज अ लॉयर जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने पाकिस्तान बनाना है, तो फिर उनको वही आर्गुमेंट्स ढूंढनी पड़ती थी ना, जिनसे हिंदू और मुसलमान के जो डिफरेंसेस हैं वो रेकनसाइल ना हो सके। अब ये तो नहीं कह सकते कि भी आई वांट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन लिव टुगेदर। इट्स अ लॉजिकल एब्सर्डिटी। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कई किस्म की मिसालें दी। कुछ मिसालें जो हैं वो अपनी जगह अट्रैक्टिव भी थी कुछ लोगों के लिए। मसलन कि जब से पढ़ाई लिखाई का दौर अंग्रेज लेके आए थे, एक तो पुराना दौर था ना, तो राजा राम मोहन रॉय के रिफॉर्म्स की वजह से कोई 70-80 साल पहले हिंदुओं में मॉडर्न एजुकेशन की तरफ रुझान हुआ। मुसलमान उतने ही साल पीछे सर सैयद के कहने की वजह से आए। दूसरा, नंबर्स वाइज मुसलमान हिंदुओं से कम थे। ये एक और प्रॉब्लम हो गया कि यार इस हिंदुस्तान में अगर हमारा अपना मुल्क या अपना ये वो ना हो, तो ये ना हो हमेशा हम हिंदुओं के मातहत ही रहें। ये एक आर्गुमेंट इस्तेमाल की गई। आई एम नॉट सेइंग इट वाज द राइट आर्गुमेंट, मैं सिर्फ परसेप्शन बता रहा हूँ, ठीक है।
अब इसको लेके उन्होंने 7 साल में जो आर्ग्यू किया, जब वो मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में गए, तो उन्होंने कहा सुनो, तुम लोग जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रहते हो, यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तुम हमेशा ही माइनॉरिटी रहोगे। तो जो जहां पे हम मुसलमान आपके भाई मेजॉरिटी में है, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में, उन्हें तो आज़ाद होने दो। तो इसकी बुनियाद पे 45-46 का इलेक्शन भी हुआ और मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस के मुसलमानों ने भी मुस्लिम लीग के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। हमारे इलाके में जहाँ पे मुसलमान पीछे थे और सारा कुछ, तो मुझे समझ आता है कि भई यहाँ पे हम मेजॉरिटी में होंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा। बट जिन्ना साहब वाज एबल टू कन्विंस द मुस्लिम्स ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस एज़ वेल। ये उनका बहुत बड़ा कमाल है, ठीक है? अब गया पाकिस्तान बन। प्रॉब्लम क्या थी चीमा साहब, वो ये थी कि जिन्ना साहब को मुसलमान भी तो कोई मोनोलिथ कम्युनिटी तो नहीं थे। इनमें रिलीजियस माइंडेड लोग थे, मसलन बरेलवी और देवबंदी, वो पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते दा वैर। हाँ जी। और जो वहाबी हैं उनको तो ये मानते ही नहीं कि ये वो बिल्कुल हमारे इस्लाम के खिलाफ हैं, तो वो एक और ग्रुप था। फिर एक शिया ग्रुप था जो लैंड ओनरशिप ये वो, खासी उनके पास ज़मीनें थी, नंबर्स कम थे। तो मुसलमानों के अंदर भी ये झगड़ा था। एक और ग्रुप था जिसको अब एक्सपेल कर दिया गया, कादियानियों का, वो भी उसमें, क्योंकि हर एक का एवरी वोट काउंटेड टू गेट पाकिस्तान। तब इन्होंने सबको मना लिया और ये जिन्ना साहब का कमाल है कि उन्होंने जो जो प्रोमिसेस की वो मैंने अपनी जिन्ना वाली किताब के अंदर एक एक दे दी हैं, कैसे उन्होंने लोगों को कैसे मनाया। सो एज अ लॉयर, एज अ पॉलिटिशियन, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि 7 साल के अंदर मुसलमानों की पूरी सोच बदल देना। राइट और रॉन्ग इज नॉट द क्वेश्चन, क्योंकि आज हम कोई बैठ के मॉरल जजमेंट नहीं दे रहे, हम एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। अब जाता है पाकिस्तान बन। पाकिस्तान जब बन जाता है तो हर एक के पास अपनी एक विजन है पाकिस्तान की। मसलन आपको मिसाल दूं, पंजाब के अंदर जहां से हमारे हम तीनों आते हैं और बुजुर्गों से आप पूछ लें, तो पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे पे सारे पंजाब में इन्होंने जाके मुसलमानों को कहा कि आप हमें वोट दें, इस्लाम के नाम पे, रसूल के नाम पे और मजीद बातें। और मेरे अपने कज़न मियाँ मकसूद अहमद, जो उसका एक यंगस्टर थे, वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में थे, वो खुद नारे लगाते रहे हैं। तो आई नो फ्रॉम माय ओन फैमिली कि ये सारी इन्वॉल्वमेंट थी। पीर मानकी शरीफ के साथ कम्युनिकेशन मैंने दी है। उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे थे कि हर कानून जो है वो पहले मौलवियों के पास जाएगा, वो अप्रूव करेंगे, ये है वो है। जिन्ना साहब बीइंग अ वेरी आई वुड से इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, उन्होंने जो खत लिखा है वो भी मैंने दे दिया। उन्होंने कहा है कि आपने जो 5 पॉइंट्स रेज किए हैं, पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 75% जो होंगे लेजिस्लेटर वो तो मुसलमान होंगे, तो कभी हो ही नहीं सकता कि शरिया के खिलाफ कोई कानून बने। तो पीर मानकी शरीफ को पॉइंट बाय पॉइंट तो कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन ओवरऑल कमिटमेंट दे दी। इधर मौलवियों को जो उन्होंने तैयार किया था उसमें ये सारी प्रोमिसेस थी। अंग्रेजों को कहा कि नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर तो डेमोक्रेसी शुरू से ही है, हिंदुओं के अंदर कास्ट सिस्टम है, वो कभी डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बन सकते, हम तो बाय नेचर, दीज आर हिज वर्ड्स, डेमोक्रेसी इज इन आवर ब्लड, ये उन्हें कहा। कांग्रेस को कहा कि तुम में और हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं है। वो दूसरी बात है कि जब अपना गांधी जी का कत्ल हुआ तो कायदे आजम को भी मानना पड़ा कि गांधी जी बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग थे, जिनकी वजह से जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए थे उनकी जानें बची, और पाकिस्तान का जो एक 55 करोड़ का शेयर होना था वो भी मिला। तो कायदे आजम इवन एग्रीड टू दैट। हाँ जी। तो इनको ये सारी बातें माननी भी पड़ी कि टू नेशन थ्योरी वाज अ पॉलिटिकल स्लोगन, हकीकत नहीं थी। क्योंकि अब मुझे आप बताएं, आप तो पंजाब के रहने वाले हैं,
आप सियालकोट से हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर आप जाए ना सियालकोट शहर के अंदर, तो छोटे छोटे तालाब होते थे जहाँ पे घोड़े और भैंसें और ये अपना गाय आके पानी पिया करती थी। पता नहीं आपकी जनरेशन ने देखा है या नहीं, मैंने लाहौर में हर जगह देखा है। वो हमेशा हिंदुओं ने बनाई होती थी। लाहौर के जितने अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो हिंदुओं और सिखों के पैसे से बने हैं। तो ऐसे हिंदू भी थे जिनके कर्म जो हैं आज तक मुसलमानों का की खिदमत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली नॉट ऑल हिंदूज वर इवल, ऑब्वियसली नॉट, एंड ऑल मुस्लिम्स आर नॉट द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, ये आप और मैं भी जानते हैं। लेकिन टू नेशन थियरी में इस किस्म की एडमिशन नहीं थी हो सकती। यू हैड टू डू ब्लैक एंड वाइट। मैंने कहा पॉलिटिकली इस ऑर्गन की बुनियाद पे पाकिस्तान बन गया। अब आपने पाकिस्तान बना लिया है, तो ओके, द हिंदू इज गॉन, द सिख इज गॉन, अब आप तो मुसलमान हैं। बंगाल की बात साजिद भाई ने कारी दी है कि उनको अब प्रॉब्लम क्या हुआ था, यूनाइटेड इंडिया के अंदर हिंदू मेजॉरिटी थी तो वी डिडंट वांट टू लिव विद देम। पाकिस्तान बनने के बाद बंगालीज बिकेम द मेजॉरिटी, तो वी ब्रोक अप पाकिस्तान, क्योंकि हम किसी को हुकूमत करने की इजाजत नहीं देते सिवाय के हम करें। तो इस किस्म की सोच कि नो बडी शुड हैव द राइट टू रूल एक्सेप्ट वी आवरसेल्व्स, इवन व्हेन वी डोंट हैव द नंबर्स, ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसकी साइकोलॉजी बन गई। और लोगों को डराने के लिए अगर किसी ने बंगालियों के हक में बात की या किसी और के, तो इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ये इंडियन एजेंट है या ये कम्युनिस्ट एजेंट है। ये दो नारे आप थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखेंगे। ओके, पाकिस्तान गया बन, अब तो आप फ्री एक नेशन है ना, आप लैंडलॉर्डिज्म को ख़त्म करते, आप किसानों की फेवर में कुछ बात करते, आप इस्लामी असूलों के मुताबिक कोई इंसाफ वाली बात भी करते। आप कहते हैं ना कि खलीफा जो थे वो अवामी ड्रेस पहनते थे, आंसरेबल होते थे। इज एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट एवर रिस्पेक्टेड इन पाकिस्तान? मैंने लास्ट टाइम तो नहीं आपको मिसाल दी थी या कि नहीं? मैं जी अपना साजिद भाई मैं पढ़ा रहा था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी च 2015 दिसंबर तो लैके 2019 तक। आई थिंक 2016 इंच या 17 इंच वो जो है ना मेट्रो बस, वो लाहौर में चली। अच्छा, अब ये मेट्रो बस गवर्नमेंट कॉलेज के पास से गुजरती है और शायद 3 या 4 सेकंड का वो है। कहा गया कि जी चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है ना वो इसको चलाते आएंगे, तो आपने नीचे खड़े होके वेव करना है। यार 8 बजे से लेके ट्रेन आनी थी पता नहीं 9 बजे, 2:30 बजे शहबाज शरीफ के, वो बेचारा सारा गवर्नमेंट कॉलेज का स्टाफ खड़ा हुआ है, बेचारे हिल ही नहीं सकते कि पता नहीं अभी चीफ मिनिस्टर कब आ जाए। तो जब चीफ मिनिस्टर आए, पता नहीं उसने देखा भी इधर या नहीं, ये ऐसे वेव हुआ एंड ही पास्ट। तो जहां पे इस किस्म की आप हुकूमत बनाएं कि यार आप अपना पूरे कॉलेज के स्टाफ को खड़ा कर देते हैं, और मैं क्या तुसी इतने क्यों खलोते हो? उनका जी हुक्म है कि यहाँ पे आपने खड़ा होना है और जब वो गुजरे तो वेव करना है। अब वो 3 सेकंड में उन्होंने 2:30 बजे जब गुजरे होंगे, व्हाट्स रोल डिड इट प्ले कि ये करें या ना करें? बट द होल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वाज पैरालाइज्ड दैट डे। ये एक मिसाल है। तो इन्होंने हुकूमत लेने के लिए, हिंदुओं को यहाँ से निकालने के लिए, बंगालियों की मेजॉरिटी को ख़त्म करने के लिए हर वो अनडेमोक्रेटिक हथकंडा इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पे केड़ी ड्रीम रह गई है पाकिस्तान दे विच? गरीबों की ड्रीम तो यही थी ना कि हम कंपटीशन में पीछे हैं तो हमें शायद इसमें रिलीफ मिलेगी। इंडिया में उन्होंने लैंड रिफॉर्म करके जिम्मेदारी ख़त्म कर दी। हमने आज तक जो है जिम्मेदार, जो बड़ा जिम्मेदार है और पीर जो है, वो एक आंख का इशारा करे बेचारा किसान बैठ जाता है। मुझे याद है लाहौर से कोई 90 किलोमीटर दूर मेरे कुछ दोस्त ले गए कि यार आपको दिखाते हैं लाहौर का कल्चर और है गांव का कल्चर। वहाँ पे चौधरी साहब बैठे हुए हैं और शायद कोई शाह साहब और ये चारपाइयों पे, बाकी जेड़ा पेजेंट आ रहे हैं वो जमीन पे बैठ रहे हैं। अब लाहौर के अंदर, सियालकोट के अंदर ऐसे नहीं कर सकते इतना क्लियर वो जो है इम्तियाज बिल्कुल स्टेटस का। लेकिन यू गेट आउट ऑफ द अर्बन सिटीज एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल इसके अलावा अगर आप इंडिया में हो
और आप किसी को सो कॉल्ड लो कास्ट को इंसल्ट कर दें, वो पुलिस में जाके केस कर देता है, बिकॉज 1955 के बाद अनटचेबिलिटी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो जहां जिनका ये इल्जाम है कास्ट सिस्टम का, वो तो उसको फाइट करते जा रहे हैं। ब्राह्मण और दलित को 1-1 वोट कर दिया है, औरत और मर्द को 1-1 वोट कर दिया है। और हम जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे ब्लड में है, हमारे बुजुर्गों में है, हमने एक स्टेटस कल्चर, बरादरियों का भी बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान में। वो जट जड़े ने किसी को कुछ समझते ही नहीं इफेक्ट है। मैंने ये सारी जोक सुनी हुई हैं। और जो राजपूत हैं वो सारों को खुदा समझते हैं, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੈਮੀ डिवाइन हो जाते हो, तो बाकी साढ़े जैसे आम कितने लोग जान यार। तो ये पाकिस्तान में मैं इसे कहता हूँ, ये लव कॉन्सेप्ट सीख लें, आपको आता ही होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस मींस कि आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर ले तो आप शायद खुदकुशी कर लें। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि आप उसको रिकॉग्नाइज ना करें। डिसोनेंस होता है यू डिसोसिएट। तो जो रियलिटी है उससे डिसोसिएट हो के आपने उम्मा का पूरा जो है ना बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। आपने दुनिया में वो ग़ज़वा हिंद का फलसफा ले लिया है, और इन हरकतों में आपने हर वो मुसीबत अपने गले में डाल ली है। तालिबान तहरीक तालिबान, लब्बाए तहरीक, अब बलोच भी आपके खिलाफ हो गए हैं। तो सर, वेयर इज द ड्रीम? टेल मी व्हाट वाज द ड्रीम? जो भी ड्रीम थी वो बिट्रे हो गई उस दिन जिस दिन हिंदू और सिख चले गए। यही था ना कि उनके होते हुए हमारे पास वो चांसेस नहीं है। मान लिया, राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट हियर टू जज, बट लेट्स से दिस वाज द परसेप्शन। उनके जाने के बाद तो जवाब कोई नहीं ना है। तो जो सजाद भाई कह रहे हैं वही कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। whatever they said was the dream was betrayed as soon as Pakistan came into being, और उसका रिजल्ट आज ये है जहां हम खड़े हैं। बिल्कुल सही। मैं एक चीमा साहब, एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ लास्ट पे, उसको सम अप ये करना चाहता था कि वो जो लैंडलॉर्ड अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, उन लैंडलॉर्ड्स को हमने इलेक्टेबल्स का नाम देके हलाल कर लिया। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को हलाल हमने इसलिए कर लिया है, डिफेंस के और सारी वो तिजारत में आ चुके हैं, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने अपने आर्मी को दे दिया था टैक्स कलेक्शन का दौर, और वो अभी तक समझते हैं कि हम शायद महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी है। अच्छा, ये हो गए। और दूसरा आपको मैंने बता दिया एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा, हर बच्चा जो असिस्टेंट कमिश्नर या तहसीलदार बनता है वो ये समझता है कि मैं ब्रिटिश हूं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वॉइस राय को सर्व कर रहा हूं। आई एम नॉट सर्विंग पाकिस्तान। तो यू आर स्टिल सिटिंग इन द सेम माइंडसेट एंड इट इज वेरी डेंजरस। लेट मी ऐड अ लिटिल इन सपोर्ट। व्हाइल आई वाज एट लम्स एंड GCU, और मेरे पास फोन आ जाए डॉक्टर्स के और इंजीनियर्स के कि सर हम आपको मिलना चाहते हैं, मैं कह जी आ जाओ। वो सबका ये था कि जी हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हमने CSS का इम्तिहान पास करना है। मैंने कहा यार, इस गरीब मुल्क ने अपने रिसोर्सेज पता नहीं कितने मिलियंस लगा के तुम्हें डॉक्टर बनाया है, तुम्हें इंजीनियर बनाया है। यू हैव द फाइनेस्ट प्रोफेशंस। आप पाकिस्तान की कम से कम 10 साल तो खिदमत करो यार, रिटर्न समथिंग। उन्हें कहा जी उत्थे गालां पैंदियां ने ते हम तो हुकूमत होगी, डंडा होगा तो जाएंगे कर लेंगे। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो मोहल्ले में जो डॉक्टर होता था वो उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती थी। मास्टर जी आ जाते थे, उनकी बहुत इज्जत लोग करते थे, क्योंकि एक इल्म देता था, एक जब बुरा वक्त आता था आपकी तीमारदारी करता था। अब वही डॉक्टर दे वांट टू बी CSS ऑफिसर्स। फीमेल डॉक्टर्स भी आ गई मेरे पास। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल आपके इस बातों से खिलाफ हूं। मैंने कहा मेरी फर्स्ट पोजीशन थी MA पॉलिटिकल साइंस में, तो आई डिडंट सिट इन द CSS एग्जाम, क्योंकि मैं उस जमाने में लेफ्टिस्ट के साथ आ गया था, एन आइडियलिस्ट पर्सन। मैंने कहा पाकिस्तान के लोगों की खिदमत पढ़ा के भी की जा सकती है, नॉट बाय हैविंग द डंडा इन माय हैंड। आप मेरे पास आ जाते हैं कि CSS
हाँ वो जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो मरीजों को टीके नहीं लगा रहे, अब वो पाकिस्तान को टीके लगा रहे वही ना, अब ये सारी तो बातें आर ह्यूजली ट्रेजिक, ये भी तो बिल्कुल। है ना, दे आर मैं सर ह्यूजली एक ट्रेजिक। आखिरी आखिरी ड्रीम के हवाले से छोटा-सा सवाल करना चाहता हूँ, आप दोनों से एक आखिरी सवाल। पिछले 50 साल में तारड़ साहब एंड डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान का डोमिनेंट स्लोगन रहा है, मैं अगर पिछले 50 साल की बात करूँ, तो वो रहा है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके बाद जो नया एक स्लोगन ऐड हुआ है पिछले 25 साल में, वो हुआ है इंसाफ। और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे इब्राहिम मैस्लो, वो कहते हैं जो इंसान की जो हायरार्की, नीड्स की हायरार्की है ना, उसमें यही चीज़ें जो हैं वो सबसे लोएस्ट हैं। यानी कि जो ड्रीम की, जो इंसान के जो ड्रीम की जो सबसे लोएस्ट चीज़ है, वो रोटी, कपड़ा, मकान और इंसाफ है। और ये 75 सालों में पाकिस्तान के ख्वाबों में ये 4 चीज़ें ऐड हुई हैं। जबकि जो थोड़ी-सी एक अपर क्लास होती है, जो दुनिया में बाकी चले जाएँ, तो वो कहते हैं जी कि हमें फॉरेन एजुकेशन लेनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर होना चाहती हैं, इंस्पायर करना चाहती हैं। ये तारड़ साहब, अगर 75 सालों में हम एंड डॉक्टर साहब, हम रोटी, कपड़ा, मकान और चौथा नारा इमरान खान साहब ने इंसाफ का लगाया है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट, मतलब यही 4 चीज़ें हैं। ये तो किसी भी मुआशरे की, किसी भी इंसान की, ये तो सबसे निचली चीज़ें होती हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये तो। मैं डॉक्टर साहब। इसमें थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा, हुँ, क्योंकि आई डोंट थिंक दिस मैन यू हैव कोटेड इज़ द राइट पर्सन। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एवरीथिंग बेसिकली इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स, एंड आई यस, थिंक मार्क्स इज़ राइट। यस, जितने वोट लिए गए हैं, हिंदुओं के खिलाफ भी वोट ये लिए कहा गया कि इनके होते हुए हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो भुट्टो साहब ने भी वोट जो लिए थे रोटी, कपड़ा और मकान पे लिए थे। इमरान खान ने भी इंसाफ के नाम पे लिए थे। द ओनली डिफरेंस इज़ कि इन्होंने जो प्रोमिसेस लोगों के लिए किए थे, पूरे नहीं किए, ये फ़र्क है। लेकिन जिस एलीट की आप बात कर रहे हैं, जिनके हायर होते हैं डिमांड, उनके तो मौजे ही मौजा ने हुज़ूर। नहीं उनके त बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, उनके वो क्या कहते हैं, मुझे जैसे अब बताया गया, हमारे दौर में नहीं था होता कि उनके ये फार्म हाउसेस हैं। हाँ जी, डॉक्टर उनकी साहब, मौजे ही लेकिन मौजे हैं सर। तो जो हायर ऑर्डर उसने बताया है, वो तो पूरा है एलीट के लिए। नहीं, नहीं हाँ, डॉक्टर साहब, जो ड्रीम है वो एलीट के लिए तो नहीं ना होता। ड्रीम तो होता है सबके लिए ना, इक्वल मगर अपॉर्च्युनिटी। वो पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं है। नहीं, मैं यही क्लास यही बाउंड क्वेश्चन। सोसाइटी में ड्रीम्स आर आल्सो क्लास बाउंड भैया। मुझे भूख लगी हो, मैं प्रोफेसर भी होऊंगा तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी अपने बच्चे और अपने आप को पालने के लिए, ठीक है ना? सो नोबडी कैन एस्केप दिस। वो साहिर ने की एक नज्म भी तो मैडम है ना, जिसमें उसने कहा है कि भूख के मतलब भूख जो है ना मजबूर कर देती है और आदमी की नफासत जीरो हो जाती है। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये एलीट इज हैविंग अ whale of a time, ये एक्सप्रेशन है। दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम इन पाकिस्तान, ऑल द रिसोर्सेज आर विद देम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल। तो है मौजे ही मौजा ने, और की चाहिए। जी, तारड़ साहब कुछ चीमा कहना साहब, है? चीमा साहब, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा रोटी, कपड़ा, मकान और इंसाफ। दर हकीकत जिन्होंने भी ये आइडिया दिया है, सारे बाहर के पढ़े हुए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के ग्रेजुएट जी, और अमीर तरीन लोग हैं ये। और इन्होंने बात की है गरीब तरीन की। मैं इन दोनों को समझता हूं कि दे आर देसी मैकियावेलिस। ठीक है, एब्सोल्युटली। देसी मैकियावेलिस टू अचीव पावर, टू अचीव, दे आर प्रिंसेस। उसकी मैकियावेली की बुक है प्रिंस। सो बोथ प्रिंसेस। वो एक सिंध का बहुत बड़ा वडेरा था, जी जी, रोटी कपड़ा मकान का दे गया, और भुट्टो आज भी जिंदा है, आज भी ठीक मर है। रहा है गरीब आदमी, कहता है मुझे यही पीपल पार्टी में देगी सारा कुछ। आगे खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, मैकियावेली, तो नया पाकिस्तान से शुरू हुआ बंदा और खड़ा हो गया आके अमर बिन मारूफ पे, रियासत मदीना और हाथ में तस्बीह और ऑडियो निकल रही है, टनाटन हो रही है। मैकियावेली एट द बेस्ट। महल इमरान खान की जो वीडियोस आ गई है ना, तो अब उसकी स्टोरी कॉम्प्लिकेट हो गई है। पर्सनली आई नहीं एम नहीं नॉट इन डॉक्टर फेवर। साहब, नहीं नहीं, लौंडा रपाड़ा कह रहा, कहना सब झूठ है, कहना टेपां लगी कहते जोड़े ने फैब्रिकेटेड है। चलो लेट्स होप कि वाकई इंज ही होवे, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਏ,
दैट आई थिंक इज अनएथिकल। अगर स्लोगन होवे रियासत मदीना दा, अगर हर जगह मिसाल दैट्स राइट, ਉਹ ਤਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, अगर हर गल एक मिसाल दी जाए हजरत उमर दी ते क्या जाए कि नहीं है जे मेरे हाथ से तरकड़ी है ते मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, अंदर वड़ के बीबियां नाल गल्लां एहो जिहियां करदे हो, इट्स टू फ्रॉडुलेंट, टू फ्रॉडुलेंट। और मेरे ख्याल में ये हर जो क्योंकि मैकियावेलिज्म सारे ये मैकियावेली है, और खान साहब को मुगालता है कि जिस कौम को ये कह रहे हैं कि आओ जिहाद करें, उन्हें नंबर दो चीज, ना तो उन्हें जिहाद का पता है ना उनके डीएनए में जिहाद है, उन्होंने हर फॉरेन इन्वेडर को आके पैरी पे आगे दे, ये उस कौम को कहते हैं आओ जिहाद करें, नारा उस कौम का लगा रहे हैं जो लड़ती है, जो मरती है, उनके नारे लगा रहे हैं। आपने इस्लाम को भी आपने खराब किया यहाँ पे, इस्लाम बिल्कुल किया, बिल्कुल किया भाई। इस्लाम की जो प्रॉमिस आप कहते हैं कि उसमें इंसाफ है, ये है, आप हमें दिखा दें तो हम कल आपके फॉलोवर हो जाएंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ। इस्लाम का इन्होंने इस्लाम को खराब इसलिए किया कि एज ए फॉरेन रिलीजन इसकी फिलॉसफी को नहीं समझ सके, रिचुअल्स में फंस गए हैं। रिचुअल्स में रमजान के महीने में इतना खुल के फ्रॉड करते हैं, 11 महीने के पैसे बनाते हैं 1 महीने में, मुझे सबसे ज्यादा करते हैं इस वक्त जाके सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन फ्रॉड में नंबर 1 है, दाड़ियां तो नहीं तकने 007 एक मिसाल दे दें फ्रॉड दी, इजाजत है? मेरी वाइफ है टर्किश, तो मैं एक दफा पाकिस्तान आया हुआ था, उसने कहा सिल्वर की तुम मेरे लिए लेके आना, वो क्या कहते हैं अपना ज्वेलरी थोड़ी सी। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, उनकी बीवियों से, उन्होंने कहा जी सिल्वर का काम पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं होता, आप इंडिया जाते रहते हैं तो वहाँ ले। मैं कहा नहीं यार, मैंने वापस जाना है, मेरी तो अपना वहाँ पे मैं जवाब क्या दूंगा। तो ये जो है ना लाहौर का ये अनारकली, नहीं अनारकली नहीं यार, जहाँ पे ये है ब्रिज, वो क्या कहते हैं, डिफेंस का एरिया, डीएच नहीं डिफेंस वाला नहीं यार, जो कैंटोनमेंट की तरफ जाता है, वो कौन सा ब्रिज है? अब मुझे याद नहीं आ रहा। मैं समझ गया, उथे वो नाल मार्केट अगे खपे स्टेडियम, वहां पे स्टेडियम वाला, स्टेडियम। अच्छा, स्टेडियम में चला गया तो मैंने उसके लिए कुछ कपड़े भी लेने थे। मेरा एक दोस्त था अली हारून शाह, उसके साथ मैं बातें कर रहा हूँ यार कि मलिया ने क्या सिया है, ले। वो जो मालिक थे ना, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बात सुनी है, तो आप ये सिल्वर की चीज़ें देख लें। उसने कुछ दिखाई, मैंने कहा यार भाई देख लो, मुझे तो कोई तमीज़ नहीं है कि ये। उन्होंने कहा नहीं आप, अच्छा उसका मेहराब था और दाढ़ी भी थी। अच्छा, डिस्पाइट बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ द मुल्ला, लेकिन कल्चरली मैंने कहा जिसका मेहराब है, जिसकी दाढ़ी है, वो तो ऑनेस्ट आदमी होगा। खुदा दी कसमें, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। लाइसेंस है? हाँ जी, मैंने उससे खरीद लिया। As soon as I came to Stockholm और दिखाया, तो उसने कहा ये तो टिन है, दिस इज नॉट सिल्वर एट ऑल। अब आप देखें कि ये है हाल डिसऑनेस्टी का। मतलब हम उसकी दुकान में से कपड़े खरीद रहे हैं यार, वी आर ऑलरेडी कस्टमर्स। तुम मुझे कहते हो कि हमारे पे यकीन करें, और मैं आपका मेहराब वो जो है यार होता है बस नमाजों वाला और दाढ़ी वाला देख के आई गेट इम्प्रेस्ड। तो एज सून एज आई गेव इट टू मिलिया, उसने क्या है तो सब टिन है। आई फेल्ट सो अशेम्ड। तो ये है बेसिकली, ये है वो ड्रीम बेसिकली। ड्रीम एक छोटी सी चीज, चीमा साहब, एक चीज, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एग्री विद इट, लेकिन हर मस्जिद के अंदर आपका जूता सेफ नहीं है, हर गिलास और लोटे के साथ जंजीरें हैं, और ऊपर पुलिस खड़ी है क्लाशनकोफे लेकर आपको नमाज पढ़ाने के लिए। आइदर दिस इज द पाकिस्तान, आइदर दिस इज द लैंड ऑफ द प्योर्स। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ गुजरात तो मैं पाकिस्तान चला रहा सारा पाकिस्तान 10 एमपी उन्होंने ऐसे रखे, पता नहीं कैसे ने, कि इस वे एस्टैब्लिशमेंट भी पैरी है, या तो सीएसएस अफसर भी पैरी ने, ते पीटीआई भी पैरी, ते पीडीएम भी पैरी। गुजरात इस वे मैं समझना ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए ना चेंज करके सूबे पंजाब ਦਾ गुजरात रख दो। हाँ सही कह रहे हैं, इस वक्त हालात तो इस तरह के। वेरी सैड, बट वेरी सैड। 220 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਲਕ, खुदा दी कसमें ਇਹਨੂੰ सही ट्रेन किया जाए, जिन्ने हार्ड वर्किंग इथों के लोग ने, पूरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन साडी एलीट इन्नी ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मायोपिक, शॉर्ट साइटेड है और इन्नी अपॉर्चुनिस्टिक है, नो चांस सर। डॉक्टर साहब आखिर कंक्लूजन एक छोटी सी चीज है, कहां देखो, द रीजन इज दिस कि दिस इज व्हाट आवर डीएनए, वी कम अक्रॉस द सीज, आई नो, कम अक्रॉस द 7 सीज, and we come here and within a short period of time we excel in these societies,
in civilized countries, look जी at the जी potential. Look at the potential. आई नो Listen, which nation right now those are walking to the Europe? In बिल्कुल Pakistan, सही जेड़े शहर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं, वहां के बच्चे चलकर पैदल इटली और ग्रीस जा रहे हैं। मुझे और पता है 10-10 साल के बाद, मैं अभी रिसेंटली पुर्तगाल से होके आया हूं, वहां मेरे एक इलाके का बच्चा है, उसके 600 एम्प्लॉइज हैं, एंड ही इज mid-30s himself in Portugal. तो हाँ Potential is बिल्कुल there, लेकिन unfortunately the reason is this, that corruption is killing. Corruption has gone into their bone marrows. तो We are short term players. और देखे, मैं जिस तरह तुसी कह रहे हो, अनफॉर्चुनेटली मैं अगले दिन पिछले दिनों पाकिस्तान एम्बेसी में गया, 3 हायर रैंकिंग डिप्लोमेट्स, तीनों के तीनों डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। आप वही ना अब embarrassed. आप देखें व्हाई शुड अ डॉक्टर जिसको कौम ने इतनी इन्वेस्टमेंट करके डॉक्टर बनाया है वो ये काम करता फिरे लेकिन व्हाट कैन यू से भाई बस वही बात है कि वो उनको पता है कि डॉक्टर की प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर को 40-50 हजार तनख्वाह देते हैं। जी वो जी कहता है मैंने इतना पढ़ा हुआ है तारड़ साहब, फिर प्रॉब्लम तो यही आता है, फिर इसीलिए हर पाकिस्तानी जो है वो पावर के पीछे भागता है। पावर तो पावर पहली पावर बात है कि पावर जो शरीफ आदमी है वो एक प्रोफेसर को तो रिश्ता नहीं देगा, नहीं शरीफ नहीं अपनी बेटी को वो एक सीएसपी को रिश्ता देगा, इसीलिए कि बिकॉज उसको पता है इसके पास पावर है, इसके पास हाँ पैसा भी आ जाएगा, पढ़े लिखे बंदे की क्या इज्जत है। असल में बेशक फिर बात तो यही आ गई, और कौन गरीब के साथ चलेगा। एनी हो, ये एक अनएंडिंग डिस्कशन है और एक लंबा वो चीज़ है। हमेशा बड़ा मज़ा आता है डॉक्टर साहब के साथ और साजिद तारड़ साहब के साथ इस बड़ी अच्छी सिलसिले टीम बन गई है बुलाते हाँ, बुलाते रहा करो सानू हाँ, नहीं My, नहीं my सर, prayers, Dr. Saab, my सर prayers for your हमारे health and लिए your ये long life. हमारे लिए इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द यूथ। और जो भी हमें देख रहे हैं, जारी बात है ये सबके लिए, मेरे लिए इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। आपका बैठना, तारड़ साहब का बैठना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, आपने लिखा है, ज़िंदगी गुजारी है, कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, एंड ऑब्वियसली एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू एंड टू योर स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब एंड बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया